नमस्कार दोस्तों, पीएसपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश श्रीवास्तव, डायरेक्टर मेंटर ट्रेनर पीएसपी एकेडमी। दोस्तों, सीबीएलआर एग्जाम रेवोल्यूशन 6 का नोटिफिकेशन नासिर फरीदाबाद ने इशू कर दिया है 20 अगस्त को। एग्जाम जो होगा वो मार्च 2024 में होगा। फॉर्म सबमिशन की डेट आई है वो है 18 अक्टूबर टू 17 नवंबर। आप रिस्पेक्टिव कमिश्नरेट जहां आपको काम करना है, जहां आप अपना प्रैक्टिस करोगे, वहां से एप्लीकेशन फाइल कर सकते। फीस जो है इसकी 500 रुपीज है। डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन की लिंक दी हुई है, आप वहां से ये नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2023 में हुए सीबीएलआर रेवोल्यूशन 6 के क्वेश्चन पेपर की। 1 to 50 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो में। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू 100, 50 नेक्स्ट क्वेश्चंस की। आइए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 51, which of the following statement is not true for fulfillment of export obligation under ECG scheme? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है विद रिगार्ड टू एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिलमेंट अंडर स्कीम है? जो करेक्ट नहीं है वो आपका आंसर होगा। शिपमेंट अंडर डीएफआईए विल बी काउंटेड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। जरूर किया जाता है डीएफआईए के अंदर जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसके थ्रू भी टीपीसीजी का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल होता है। अगला बी है रॉयल्टी पेमेंट्स रिसीव्ड बाय द ऑथराइजेशन होल्डर इन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी शैल नॉट बी काउंटेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। देखिए, रॉयल्टी पेमेंट के बारे में और आरएनटी के बारे में ये नया अपडेट था कि रॉयल्टी पेमेंट अगर आपको रिसीव हुआ है और फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में रिसीव हुआ है तो वो भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का डिस्चार्ज माना जाता है। और इसमें कहता है नॉट बी काउंटेड, इसका मतलब ये नॉट और वो नॉट मैच करता है और ये गलत स्टेटमेंट है और गलत स्टेटमेंट आपका आंसर होना चाहिए। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। सी कहता है फॉरेन एक्सचेंज रिसीव फॉर आरएनडी सर्विसेज शैल बी काउंटेड फॉर डिस्चार्ज ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर ईपीसीजी। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द एबव is not your answer. So your answer is royalty payment received by the authorization holder in freely convertible currency shall not be counted for discharge of export obligation. यहाँ आप देखिए कि ऊपर लगा दिया नोट, नॉट ट्रू, मतलब रिवर्स कर दिया, और दूसरा जो करेक्ट स्टेटमेंट था उसमें भी नोट लगा दिया, तो दोनों मैच कर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है, ट्रिकी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, arrest in respect of an offence punishable under the Custom Act 1962 should be effected only in cases। ए कहता है अरेस्ट कब किया जाएगा? अनऑथराइज्ड इंपोर्टेशन इन बैगेज वेयर द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स इज ₹50 लाख और मोर, 50 लाख या इससे ज्यादा अनऑथराइज्ड इंपोर्टेशन है बैगेज का, तब क्या फ्रॉडुलेंट एवेजन ऑफ ड्यूटी इन्वॉल्विंग करोड़ रुपीज और मोर, या तब जब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा फ्रॉडुलेंट एवेजन ऑफ ड्यूटी हो। और सी कहता है बोथ ए एंड बी, एंड डी कहता है नन ऑफ द एबव। दोस्तों, 50,000 रुपए अनऑथराइज्ड बैगेज, ये भी टू कंडीशन है। देन फ्रॉडुलेंट एवेजन ऑफ ड्यूटी 2 करोड़, मोर देन 2 करोड़ रुपीज, ये भी करेक्ट कंडीशन है। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 53, no penalty shall be levied if the amount of duty along with the applicable interest has been paid by the noticee where there was no collision or willful
misstatement or suppression of facts within after the issuance of supersedes. देखिए एक प्रोविजन है 28 के वन में, जब आपको नोटिस इशू होता है और अगर आप विद इन 30 डेज आपकी ड्यूटी का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हो तो आपको फिर कोई पेनल्टी नहीं देनी। तो ये उसी प्रोविजन की बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 में जो टाइम लिमिट है वो 30 डेज है। इसके ऑप्शंस है 60 डेज, 30 डेज, सी 45 डेज, डी 15 डेज। सो योर करेक्ट आंसर इज बी 30 days. Question number 54. If the assessment is done provisionally by faceless assessment group, FAG ने assessment किया provisional, ठीक है, right? FAG, the bond and bank guarantee for the same are to be registered with the Turant Sudha Kendra at the port of import. Bond and bank guarantee provisional assessment जो faceless group ने किया है are to be registered with the तुरंत सुविधा केंद्र at the port of import. Port of import पे तुरंत सुविधा केंद्र में bond and bank guarantee एक्सेप्ट हो। तो करेक्ट ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर है इसका। रीजन बीइंग कि तुरंत सुविधा केंद्र को बनाया ही इसलिए गया है कि वो एफएजी ग्रुप और इंपोर्टर के बीच का काम कर सके। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। The finalization of provisional assessment shall be done by the officers of FAG of the Port of Assessment. Port of Assessment के FAG के द्वारा फाइनलाइज किया जाएगा, तो ये इनकरेक्ट है। FAG के द्वारा नहीं, PAG के द्वारा के प्रोविजनल से फाइनलाइजेशन किया जाता है। सी कहता है द बॉन्ड एंड बैंक गारंटी फॉर द सेम आर टू बी रजिस्टर्ड विद द तुरंत सुविधा केंद्र इट द पोर्ट ऑफ असेसमेंट। पोर्ट ऑफ असेसमेंट एफएजी का पोर्ट है, वहां बॉन्ड एंड बैंक गारंटी कौन लेगा? तो ये इनकरेक्ट है, डी नन ऑफ द अबव। तो ये करेक्ट आंसर इज ए। अब यहाँ आपको दिमाग लगाने की जरूरत थी, यहाँ आपको सोचने की जरूरत थी कि एफएजी ने किया है प्रोविजनल असेसमेंट, तो सीधा सीधा तुरंत सुविधा केंद्र में आपका बॉन्ड एंड बैंक गारंटी सबमिट होगा, तो इसमें कोई डाउट की बात ही। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following given statements is are correct in regard respect of Garotter 2020? Principal Commissioner of Custom may disallow the claim of preferential rate of duty without further verification where Principal Commissioner है without having further verification आपके प्रेफरेंशियल क्लेम को रिजेक्ट कर सकते, डिसअलाउ कर सकते। तो क्या क्या किन किन ग्राउंड्स पे कर सकते हैं? स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है द इंपोर्टर रिलिंक्विशेस द क्लेम, अगर इंपोर्टर खुद अपना क्लेम छोड़ दे, करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड कहता है द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड बाय द इंपोर्टर एंड अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड provide sufficient evidence to prove that goods do not meet the origin criteria prescribed in the respective group of origin। आपने जो फॉर्म फर्स्ट जो दिया हुआ है या फॉर्म आई भी कहते हैं कुछ लोग, वो जो दिया हुआ है और रूल्स ऑफ ओरिजिन को मिसमैच करते हैं, इन दैट केस विदाउट फर्दर वेरिफिकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, डिसअलाउ कर सकता है। ये भी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट थर्ड जो है द डिप्टी कमिश्नर थिंक्स that it would be take long time for verification of certificate of origin। देखिए कोई भी डिप्टी कमिश्नर कुछ भी सोचता रहे, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो लगे, प्रोविजनली असेसमेंट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। डिप्टी कमिश्नर सोचता है कि बड़ा लंबा टाइम लगेगा इसलिए इसको रिजेक्ट कर दो, तो ऊपर बात करता है कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर, यहाँ बात करता है डिप्टी कमिश्नर की। वैसे भी ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शंस देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट, जबकि स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता। स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट बट स्टेटमेंट थर्ड इज नॉट करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। And D, all statements are correct. So your correct answer is C.
Question number 56. Duty of custom leviable on COVID-19 vaccine falling under Chapter 30 of the first schedule of the Customs Tariff Act 1975 when imported into India by central government or state government is 5%, 7.5%, nil 10%. तो कोविड के टाइम पे कोविड की वैक्सीन को ड्यूटी फ्री किया हुआ था, तो निल रेट से उस पर चार्ज होती थी। ए कहता है 5%, बी कहता है 7.5%, सी कहता है निल, डी कहता है 10%. सी निल is your correct answer. Which of the following statement is not correct as per Intellectual Property Rights Imported Goods and Enforcement Rules 2007? Intellectual property means intellectual property का मतलब है definition से a copyright as defined in the Copyright Act 1957, patent as defined in the Patent Act 1970, design as defined in the Design Act 2000, none of the above. देखिए अभी रिव्यू हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें पेटेंट एक्ट 1970 को आईपीआर से फॉर कस्टम पर्पसेस बाहर कर दिया था, उसको अब इंक्लूजन में नहीं रखा है, इसलिए B is your correct answer. Patent as defined in the Patent Act 1970. Coming to next question number 58. As per export policy, supply of SCOMET items from DTA to SEZ shall require. DTA से SEZ में अगर कोई SCOMET item आता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? ए कहता है एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन फ्रॉम DGFT, तो एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन DGFT से इशू करवाना पड़ेगा। बी कहता है नो ऑथराइजेशन फ्रॉम DGFT, कोई ऑथराइजेशन DGFT से नहीं लेना पड़ेगा। सी कहता है ऑथराइजेशन फ्रॉम डेवलपमेंट कमिश्नर एसीजेड के डेवलपमेंट कमिश्नर से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। एंड डी कहता है नन ऑफ द अबव। देखिए नेचर ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज लोकल सप्लाई, डीटीए से जा रहा है एसीजेड में जा रहा है, बट दोनों ही डीटीए और एसीजेड दोनों ही विद इन इंडिया में है, इसलिए ये डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई है। इसलिए SCOMET आइटम अगर एसीजेड में भी ट्रांसफर होता है तो उसके लिए नो ऑथराइजेशन फ्रॉम DGFT रिक्वायर्ड होता है। सो योर करेक्ट आंसर इज बी, नो ऑथराइजेशन फ्रॉम DGFT एज पर करंट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 59. Import of dogs for breeding or any other commercial purpose is, ए कहता है permitted with authorization from DGFT, बी कहता है permitted without authorization from DGFT, सी कहता है not permitted एंड डी कहता है none of the above. अब देखिए एक नोटिफिकेशन था 22/2023, वो कहता है कि जो नोटिफिकेशन है इंपोर्ट के बारे में बात करता है with regard to wildlife prohibitions. तो वाइल्ड लाइफ के जो आइटम्स होंगे प्रोहिबिटेड है, साइटीज से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होंगे वो एज पर प्रोविजंस ऑफ साइटीज अलाउड होंगे। ब्रीडिंग के लिए जो जितने भी लाइव एनिमल्स लाए जाएंगे दैट इज नॉट अलाउड। अलाउ जो किया हुआ है उन्होंने तो पेट डॉग्स, ठीक है। अब ऊपर जो क्वेश्चन आपका कहता है एनी अदर कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस की ब्रीडिंग के लिए अगर आप इनपुट करते हो तो दैट इज नॉट अलाउ। जो है वो पेट डॉग से अलाउड है, रिसर्च के लिए अलाउड है, और जो है पुलिस या सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए जो डॉग्स होते हैं वो अलाउड। इन दिस सिनेरियो ये कहता है परमिटेड विद ऑथराइजेशन फ्रॉम DGFT नॉट परमिटेड है, परमिटेड विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम DGFT नॉट परमिटेड है, एंड सी कहता है नॉट परमिटेड। सो सी इज योर करेक्ट। नोटिफिकेशन 22/2020।
क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो कहता है द पावर टू अरेस्ट अंडर द कस्टम एक्ट 1962 लाइज विद। पावर टू अरेस्ट किसको दिया हुआ है कस्टम एक्ट में? द डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, द एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, द जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम। ये दिमाग चकरा देने वाला क्वेश्चन है, माइंड बैफलिंग क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने इसको गलत। सेक्शन 104 जो अरेस्टेशन की बात करता है कस्टम डिपार्टमेंट, उसमें जिसको पावर्स हैं वो है कमिश्नर ऑफ कस्टम। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ी सी कम क्लैरिटी देता है। कम क्लैरिटी क्यों देता है कि जो ऑथराइज करता है अरेस्टेशन को वो तो करता है कमिश्नर ऑफ कस्टम, और जो अरेस्टेशन करता है वो करता है एनी ऑफिसर ऑफ कस्टम। यहां वो बात करता है पावर टू अरेस्ट, तो वैसे तो पावर टू अरेस्ट तो एनी ऑफिसर ऑफ कस्टम, बट यहाँ एनी ऑफिसर कुछ लिखा हुआ नहीं है। और पावर जो जो वेस्टेड हैं वो हैं कमिश्नर ऑफ कस्टम्स में। तो 104 की जो स्टार्टिंग लाइंस हैं वो कहती है एनी ऑफिसर ऑफ कस्टम्स एम्पावर्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ कस्टम। तो कमिश्नर ऑफ कस्टम बेसिकली ये पावर्स है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है इस केस में वो है बी, द कमिश्नर ऑफ कस्टम। ए कहता था डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, बी कहता है कमिश्नर, सी कहता है एडिशनल एंड डी कहता है ज्वाइंट। योर करेक्ट आंसर इज बी, कमिश्नर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 61, consider the following statements for the purpose of valuation rules for imported goods. In case of identical or similar goods, choose the correct alternative from the वैल्यूएशन से क्वेश्चन है। अब ये कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन रूल्स, वैल्यूएशन रूल्स के पर्पज के लिए फॉर इम्पोर्ट, दो वैल्यूएशन रूल्स हैं, एक इम्पोर्ट के लिए एक एक्सपोर्ट के लिए। तो ये इम्पोर्ट वाले की बात करता है। केस ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर, सिमिलर और आइडेंटिकल की दोनों की एक साथ बात करता है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट अल्टरनेटिव नीचे लिखे हुए में से आपको सेलेक्ट करना है। तो आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स की डेफिनेशन से ये क्वेश्चन है। प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंट्री इन विच गुड्स बीइंग वैल्यूड वर प्रोड्यूस्ड, ये प्राइम कंडीशन है आइडेंटिकल या सिमिलर होने के लिए कि उसी कंट्री में बना हुआ माल हो जिस कंट्री में वो माल बना हुआ है जिसका हम वैल्यूएशन करना चाहते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय द सेम मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, दिस इज आल्सो ए प्राइम कंडीशन कि उसी बंदे ने बनाया हो जिसने ये माल बनाया था जिसकी वैल्यू रिजेक्ट है। प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर वेयर नो सच गुड्स वर अवेलेबल फ्रॉम द सेम पर्सन, और ये भी कंडीशन दी हुई है आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स के साथ में कि अगर वो बंदा उस माल के अलावा कोई दूसरा माल नहीं बनाता है तो प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। तो तीनों कंडीशंस जो हैं इसकी डेफिनेशन में मिलती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। करेक्ट आपको ऑप्शंस देखने हैं तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ए इज योर करेक्ट आंसर। बी सेकंड एंड थर्ड, सी फर्स्ट एंड सेकंड, डी सेकंड एंड थर्ड। So your correct answer is A. Question number 62. Any goods seized under section 110 of Custom Act 1962 may pending the order of the adjudicating authority be released provisionally to the owner under section 110A of the Custom Act 1962. 110A इसके लिए सेक्शन है और ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कहता है 125, बी कहता है 110AA, सी कहता है 110, डी कहता है 110 ए। तो डी आपका करेक्ट आंसर है 110। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 63, एज पर कस्टम्स ऑडिट रेगुलेशंस 2018 द प्रॉपर ऑफिसर्स शैल गिव नॉट लेस देन एडवांस नोटिस टू द ऑडिटी टू कंडक्ट ऑडिट एट द प्रेमाइसेस ऑफ द ऑडिटी। ऑडिटी के प्रेमाइसेस में ऑडिट कंडक्ट करने के लिए कस्टम ऑडिट डिपार्टमेंट कितने दिन का प्रायर नोटिस देगा?
तो ये जो नोटिस दिया जाता है वो 15 डेज प्रायर दिया जाता है एज पर ऑडिट रेगुलेशंस। तो हम ऑप्शंस देखते हैं, ए 30 डेज, बी 15 डेज, सी 7 डेज, डी 10 डेज। सो योर करेक्ट आंसर इज बी 15 डेज। Coming to next question number 64. Under the Warehouse Custody and Handling of Goods Regulations 2016, any discrepancy in the quantity of goods received at warehouse which are sent from custom station shall be reported to the bond officer. देखिए, कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, किसी भी वेयर हाउस में कोई माल पहुंचा है और कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो विद इन 24 आवर्स बॉन्ड ऑफिसर को आपको रिपोर्ट करनी होगी। ऑप्शन है विद इन 48 आवर्स, बी विद इन 12 आवर्स, सी इमीडिएटली, डी विद इन 24 आवर्स। तो डी विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स का आपको टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 65, कैरोटार रूल्स 2020 आर एप्लीकेबल टू। कैरोटार रूल्स कब एप्लीकेबल होते हैं इसके बारे में बात करता है। ये कहता है ऑल द गुड्स इंटेंडेड टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, सभी माल जो एक्सपोर्ट होगा उन पे कैरोटर लगेगा, नहीं लगता है। सिर्फ इंपोर्ट जो हुआ है और जिसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन का बेनिफिट लिया है उन पे लगता है। भी कहता है import of all goods into India where preferential rate of duty in terms of a trade agreement is claimed। ये आपका करेक्ट आंसर है। कैरोटार जो है कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट्स रूल्स है कैरोटार। तो कैरोटार वही एप्लीकेबल होता है जहां आपने प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी का बेनिफिट क्लेम किया। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। सी कहता है ऑल द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स इनटू इंडिया वेयरन by virtue of any notification less effective rate of duty is claimed। ये भी देखिए दोनों बात एक ही करते हैं, लगभग। all the imported goods into India wherein virtue of any notification less effective rate of duty is claimed। अब ये कंफ्यूज करने वाला सी ऑप्शन उन्होंने दे दिया, बट यहां आप देखोगे कि एनी नोटिफिकेशन की बात करता है, वहां स्पेसिफिक बात करता है प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। तो आपका बी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, और डी जो है ऑल द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप। क्वेश्चन नंबर 66, which of the given option is correct in view of custom values and determination of value of imported goods rules 2007 where the buyer and seller are related the transaction value। अब ये बात करता है एसबीपी की स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच की। ये कहता है बायर और सेलर जहां रिलेटेड हैं वहां कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स रूल्स 2007 क्या कहता है। तो ए बात करता है शैल बी एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंपोर्टर दैट दे विल नॉट इंपोर्ट सच गुड्स अगेन। तो ये कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक्चुअली में स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच ऐसे केसेस जहां रिलेटेड बायर सप्लायर होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है और अपनी आईआर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देती है। तो हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, ऐसा इंपोर्टर लिख के देगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। भी कहता है शैल बी एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम द सप्लायर दैट दे विल नॉट सप्लाई सच गुड्स अगेन। कि सप्लायर अंडरटेकिंग दे देगा कि इस तरह का माल हम कभी सप्लाई नहीं करेंगे, ये भी आउट ऑफ स्कोप है। सी कहता है shall not be accepted even if it is provided that the examination of the circumstances of the sale of the imported goods indicate that the relationship did not influence the price। अब ये उसने आगे ही कह दिया, शुरुआत में कह दिया shall not be accepted, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अदरवाइज अगर वो कहता shall be accepted तो ये करेक्ट ऑप्शन होता। अगेन डी shall be accepted provided that the examination of the circumstances of the sale of the imported goods indicate that the relationship did not influence the price। So D is your correct answer। Question number 67, the penalty imposed under section 114A of Custom Act 1962 shall be reduced to 25% of the duty or interest determined if the duty demanded and the interest payable thereon is paid within 30 days of the communication of the order determining such duty। देखिए एक प्रोविजन है 114A में कि अगर पेनल्टी जो लगी हुई है 114A में है और आप 30 डेज में ड्यूटी इंटरेस्ट
प्लस पेनल्टी का पेमेंट कर देते हो तो आपको जो रेड्यूस्ड पेनल्टी होगी वो 25% ही पेमेंट करना होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 25% एंड 30 डेज, दिस इज योर करेक्ट आंसर। एंड बी कहता है 25% एंड 45 डेज। सी कहता है 15% एंड 30 डेज। डी कहता है 15% एंड 15 डेज। सो योर करेक्ट आंसर इज ए 25% एंड 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 68, फॉर एनी रीअसेसमेंट डन बाय द फेसलेस असेसमेंट ग्रुप, कोई रीअसेसमेंट किया फेसलेस असेसमेंट ग्रुप ने किया, which is it variance with the self assessment done by the importer। असेसमेंट जो इंपोर्टर ने किया था सेल्फ असेसमेंट उससे वेरी करता है फेसलेस असेसमेंट का रीअसेसमेंट। एंड वेयर द इंपोर्टर डज नॉट कंफर्म हिज एक्सेप्टेंस, और अगर इंपोर्टर एक्सेप्टेंस नहीं देता है कि नहीं जी मैं नहीं मानता आपने जो रीअसेसमेंट किया है दैट इज नॉट गुड। Of the said reassessment electronically, a speaking order on the reassessment will be passed by। इस केस में रीअसेसमेंट का स्पीकिंग ऑर्डर कौन पास करेगा अगर फेसलेस ने रीअसेसमेंट किया है? ए कहता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एट पोर्ट ऑफ इंपोर्ट नहीं करेगी। तुरंत सुविधा केंद्र एट पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, ये भी तुरंत सुविधा केंद्र भी नहीं करेगा। पोर्ट असेसमेंट ग्रुप ये भी नहीं करेगा। जिसने असेसमेंट किया है वही आपका स्पीकिंग ऑर्डर इशू करेगा, तो फेसलेस असेसमेंट इशू करेगा। डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से क्या सही नहीं है? एन इंपोर्टर कैन relinquish the title of the imported goods and not be liable to pay duty। इंपोर्टर relinquish कर सकता है अपना टाइटल इंपोर्टेड गुड्स और ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा उसको। बट यहाँ एक चीज ध्यान में रख लीजिए, ये कहता है कि कौन सा करेक्ट नहीं है या नहीं पे ध्यान दीजिए। ये कहता है वेयर नो ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड अंडर कस्टम एक्ट 1962, कोई ऑफेंस नहीं किया आप रेलिंक्विश कर सकते हो। तो बट वो पूछता है करेक्ट नहीं है, तो ये तो करेक्ट है। ठीक कहता है बिफोर एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन इज मेड, ये भी करेक्ट है। ये भी करेक्ट है कि जब भी आप रेलिंक्विश करोगे बिफोर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स करोगे। बिफोर एन ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट ऑफ गुड्स फॉर वेयर हाउसिंग इज मेड, अब वेयर हाउसिंग से क्लियरेंस जब तक नहीं हुआ तब तक भी आप अपना रेलिंक्विश टाइटल कर सकते, तो वेयर हाउसिंग वाले प्रोविजंस में दिया हुआ है, ये 23 आगे दिया हुआ, तो ये भी करेक्ट है। जबकि ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट। ठीक कहता है आफ्टर एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन इज मेड, जब आपको क्लियरेंस मिल चुकी कस्टम से उसके बाद आप रेलिंक्विश नहीं कर सकते कस्टम के फेवर में, तो दिस इज योर इनकरेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट दिस ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक। Coming to question number 70, which of the following is correct regarding validity of a license granted under the Custom Broker Licensing Regulation 2018? CVLR 2018 में जो लाइसेंस ग्रांट हुआ है उसकी वैलिडिटी के बारे में सवाल करता है। A license granted under Regulation 7 shall be valid until and unless revoked under said regulations। जब तक रिवोक नहीं कर दिया जाएगा तब तक रेगुलेशन 7 में दिया हुआ लाइसेंस वैलिड रहेगा। ए कहता है। बी कहता है द लाइसेंस शैल बी डीम्ड इनवैलिड इफ द लाइसेंस इज फाउंड टू बी इनएक्टिव फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। देखिए ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि डीम्ड इनवैलिड हो जाएगा अगर इनएक्टिव रहेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year था यहाँ, तो ये इनकरेक्ट हो गया आपका ऑप्शन। सी कहता है द लाइसेंस डीम्ड इनवैलिड कैन नॉट बी रिन्यूड, एक बार इनवैलिड हो गया लाइसेंस फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता। एंड डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। सो योर करेक्ट आंसर इज ए, व्हिच सेज
कि जब तक लाइसेंस को रिवोक नहीं कर दिया जाएगा तब तक वो वैलिड रहेगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, in which of the following cases an appeal against the order cannot be filed in customs, excise and service tax appellate tribunal? किस तरह के केसेस में सी स्टेट में अपील फाइल नहीं की जा सकेगी? An order related to prohibited goods passed by the Principal Commissioner of Customs. Principal Commissioner of Customs ने कोई ऑर्डर पास किया हुआ है प्रोहिबिटेड गुड्स के रिगार्डिंग, की जा सकती है स्टेट में। बी, an order related to dutiable goods passed by the Commissioner of Customs. ड्यूटीएबल गुड्स के बारे में कमिश्नर ऑफ कस्टम ने कोई ऑर्डर पास किया है, जरूर की जा सकती है सी स्टेट में अपील। सी कहता है an order passed by the Commissioner appeals under section 128A of the Customs Act 1962. कमिश्नर अपील ने कोई ऑर्डर पास किया हुआ है (128A) में। देखिए, कमिश्नर अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में सी स्टेट में ही अपील होती है। ठीक कहता है an order related to any goods imported or exported as baggage passed by the Commissioner of Customs. An order related to any goods imported or exported as baggage passed by the Commissioner of Customs. यहां ये जो क्वेश्चन है, यहां ये जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कमिश्नर ऑफ कस्टम बैगेज। तो बैगेज के केस में अगर कमिश्नर ऑफ कस्टम ने कोई ऑर्डर पास किया हुआ है तो उसकी अपील डेफिनेटली इसी स्टेट में की जा सकती है। अब ये चारों जो ऑप्शंस हैं वो चारों के चारों इनकरेक्ट। रीजन क्या है इसमें? इसमें रीजन है कि अगर सी वाले में बैगेज होता, कमिश्नर अपील वाले, तब ये करेक्ट ऑप्शन होता। एक्चुअली में शॉर्ट शिपमेंट, आपकी पैकेज और ड्रॉबैक, इनसे रिलेटेड अपील्स अगर वो ऑर्डर पास किया हुआ है कमिश्नर अपील ने तो सी स्टेट में नहीं जा सकते, तब आपको रिवीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ ये चारों ऑप्शंस मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से गलत। क्वेश्चन नंबर 72, ऑन 1st of January 2023 the foreign trade policy was in force. देखिए 1 जनवरी को जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इफेक्टिव थी वो थी 2015-2020, और उसके बाद नई जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इफेक्ट में आई 1 अप्रैल 2023 से आई। ऑप्शंस देख लेते हैं, 2015-2020 दिस इज योर करेक्ट आंसर, देन 2022 इनकरेक्ट, 2022-2025 this is also incorrect, 2021 to 2023 this is also incorrect. Your correct answer is A. Question number 73, under project import spare parts and consumables can be imported up to dash dash of the accessible value of the goods. प्रोजेक्ट इंपोर्ट में कितने परसेंट तक स्पेयर पार्ट्स एंड कंज्यूमेबल्स आ सकते हैं? एंड दैट इज 10%. सो योर ऑप्शंस आर A 5%, B 10%, C 15% and D none of the above. B 10% is your correct answer. Question number 74, as per custom broker licensing regulation 2018, G card holder means a person who has passed the regulation 9, the regulation 11, the regulation 13, none of the above. As all you know, that is regulation 13. If you pass regulation 13 exam, then you become G card holder. So your correct answer is C, regulation 13. Coming to next question number 75,
Which of the following conveyances shall not be liable for confiscation under the provisions of Custom Act 1962? ये कहता है, देखिए कौन सी कन्वेंसेस को कॉन्फिस्केट नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 115 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। ये कहता है एनी वेसल विच हैव बीन विद इन द इंडियन कस्टम्स वाटर व्हाइल कंस्ट्रक्टेड अल्टर्ड इन एनी मैनर फॉर द पर्पज ऑफ कंसीलिंग गुड्स, ऐसे किसी भी वेसल को जिसमें छुपाने के लिए प्रोविजन किया गया हो उसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा, यस किया जाएगा। भी कहता है एनी कन्वेंस विच हैज बीन रिक्वायर्ड to stop or lend by the proper officer and fails to do so, किसी कस्टम ऑफिसर ने कोई सिग्नल दिया किसी कन्वेंसेस को रुकने का, अगर वो नहीं रुकता है तो उसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो जरूर कर लिया जाएगा। सी कहता है एनी कन्वेंस फ्रॉम विच द होल और पार्ट ऑफ द गुड्स इज थ्रोन ओवरबोर्ड टू प्रिवेंट द सीजर बाय एनी ऑफिसर ऑफ कस्टम्स, तो अगर कोई माल बाहर फेंक देता है अपने कॉन्फिस्केशन से बचने के लिए तो उसको भी कॉन्फिस्केट किया जाएगा। एंड नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 76, which of the following statements is are correct? As per Postal Export Electronic Declaration and Processing Regulations 2022, for export of goods by post, the exporter or his authorized agent shall make an entry thereof to an electronic declaration in the forms. देखिए जब बाई पोस्ट एक्सपोर्ट किया जाता है इसके लिए नए रेगुलेशन आए हुए हैं, रेगुलेशन 2020। इसके पहले पोस्टल एक्सपोर्ट रेगुलेशंस 2018 प्रेवेलेंट थे। तो ये जो रेगुलेशंस हैं उसमें फॉर्म नंबर क्या होगा जब आप एक्सपोर्ट के लिए फाइल करो। फर्स्ट कहता है पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट, थर्ड पीवीई, थर्ड फॉर पोस्टल एक्सपोर्ट इफेक्टेड थ्रू ई-कॉमर्स, दिस इज एन करेक्ट ऑप्शन। पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट, फोर पीवीई, फोर फॉर ऑल अदर पोस्टल एक्सपोर्ट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पोस्टल शिपिंग बिल फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्सपोर्ट्स, देखिए पोस्टल शिपिंग बिल नाम की कोई चीज होती नहीं। पहले जो पीबीई फर्स्ट और पीबीई सेकंड जो होते थे, अभी वो पीबीई थर्ड और पीबीई फोर हो गए। 2018 में जो फर्स्ट थे सेकंड थे वो 2022 में थर्ड एंड फोर्थ हो गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए कहता है फर्स्ट एंड सेकंड, बी कहता है ओनली फर्स्ट, सी कहता है ओनली थर्ड एंड डी कहता है नन ऑफ देम। करेक्ट ऑप्शन इज ए, फर्स्ट एंड सेकंड। Coming to question number 77, the warehoused capital goods intended for use in any warehouse wherein manufacture or other operations have been permitted under section 65 of Custom Act 1962 may remain in the warehouse। देखिए कैपिटल गुड्स जब वेयरहाउस में वेयरहाउस्ड की जाती है उस केस में कैपिटल गुड्स कितने टाइम तक वेयरहाउस्ड रह सकती है, तो जब तक उसका क्लियरेंस नहीं किया जाएगा वेयरहाउस से तब तक वो वेयरहाउस में रह सकता है। अब मान लीजिए कि आफ्टर 20 इयर्स, आफ्टर 50 इयर्स वो कैपिटल गुड्स यूजेबल नहीं रह जाती है, उस केस में उसको डिस्ट्रॉय कर, और या तो जो उसके रिमेन्स रहते हैं उसका क्लियरेंस किया जाता है। तो ऑप्शन ए कहता है टिल देयर कंजम्पशन और क्लियरेंस फ्रॉम द वेयरहाउस, दिस इज द करेक्ट आंसर। बी कहता है टिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ वेयरहाउसिंग, एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, इनकरेक्ट ऑप्शन है। टिल द एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। टिल द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। जब क्लियरेंस किया जाता है, क्लियरेंस नहीं किया जाता है तब तक वेयरहाउस में रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78,
As per Customs Act 1962, period of limitation for making an application to claim refund of duty or interest paid under protest is dash from the date of payment of such duty or interest. देखिए, नॉर्मल केसेस में जब आपको रिफंड लेना होता है तो उसका टाइम लिमिट जो है वो 1 ईयर है, बट जहां ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट आपने डिपॉजिट की है वहां कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ऑप्शंस देख लेते हैं। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 9 months, नो टाइम लिमिट, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, नो टाइम लिमिट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, द फुल फॉर्म ऑफ एईओ इन सीबीआईसी एईओ प्रोग्राम इज, एईओ प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर होता है। ए कहता है ऑथराइज्ड ई बेस्ड ऑपरेटर, गलत है। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, यही आपका करेक्ट आंसर है। सी कहता है ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, ये गलत है। डी कहता है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर, ये भी गलत है। बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, which of the given statements is are correct in regard to filing bill of entry for imported goods? इंपोर्टेड गुड्स की बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है द बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज टू बी प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम। बिल ऑफ एंट्री ऑनलाइन फाइल होनी चाहिए सीबीआईसी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, ऑटोमेटेड सिस्टम में। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है द असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स में इन cases where it is not feasible to make an entry by presenting electronically on the customs automated system, allow an entry to be presented in any other manner। ये जो पावर्स हैं असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर को नहीं है, ये कमिश्नर को पावर्स हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ही सिर्फ करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, both statements are correct, none of the statements is correct. So your answer is only statement first is correct. Coming to question number 81, remission of duty on lost goods otherwise than a result of pilferage any time before clearance for home consumption can be granted by। देखिए, रेमिशन ऑफ ड्यूटी के पावर जो है वो एसीडीसी को है। ऑप्शंस देख लेते हैं। जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम, डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम। जो करेक्ट आंसर है सी, डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 82, एज पर इंपोर्ट पॉलिसी वैलिडिटी पीरियड ऑफ इंपोर्ट ऑथराइजेशंस फॉर रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस सेल डैश डैश अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। देखिए, नॉर्मली जो है जो रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स के ऑथराइजेशन हैं वो 18 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए इशू। अब डिपेंड करता है किसी कमोडिटी पे, तो लेसर पीरियड के लिए सकता है और वो पीरियड सकता है, बट एक नॉर्मल पीरियड जो है वो 18 मंथ्स है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, नन ऑफ द अबव। बी 18 मंथ्स इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, every aircraft operator shall transfer passenger name record information to the designated custom system not later than dash dash before the departure time under passenger name record information regulation 2022। तो देखिए, जो पीएनआर की इंफॉर्मेशन जो है वो 24 आवर्स में सबमिट कर दी जानी चाहिए, नॉट लेटर देन 24 आवर्स बिफोर द डिपार्चर टाइम। तो डिपार्चर टाइम के 24 आवर्स बिफोर सबमिट होना चाहिए। ऑप्शन से देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरी एयरक्राफ्ट ऑपरेटर, जो भी एयरक्राफ्ट का ऑपरेटर है उस कितने टाइम पहले पीएनआर इंफॉर्मेशन कस्टम के सिस्टम में सबमिट कर देनी चाहिए। तो ऑप्शंस हैं 48 आवर्स, 24 आवर्स, 36 आवर्स, 12 आवर्स। करेक्ट आंसर इज बी, 24 आवर्स।
Question number 84. A project would fall under the category of substantial expansion if the installed capacity of the unit is increased by not less than dash dash as per the project input regulations 1986. देखिए, प्रोजेक्ट इनपुट रेगुलेशंस जो है वो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन को या इंक्रीमेंट को तभी सब्सटेंशियल मानते हैं जब वो एक्सपेंशन मिनिमम 25% ऑफ कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से 25% ज्यादा। तो ऑप्शंस आर 15%, 20%, 25% एंड नन ऑफ द अबव। योर करेक्ट आंसर इज सी, 25%। क्वेश्चन नंबर 85. What is the maximum rate of drawback allowable on re-export of duty paid goods? देखिए, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है पर इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो कि सेक्शन 74 की बात करता है री एक्सपोर्ट पे ज्यादा से ज्यादा कितना ड्रॉबैक आपको मिल सकता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो 98% जैसा सेक्शन 74 में रेफर्ड है। ए कहता है 95% ऑफ ड्यूटी अमाउंट, बी कहता है 100% ऑफ ड्यूटी अमाउंट, सी कहता है 98% ऑफ ड्यूटी अमाउंट, डी कहता है 90% ऑफ ड्यूटी अमाउंट। सो सी 98% ऑफ ड्यूटी अमाउंट इज योर करेक्ट आंसर। Coming to question number 86. In which of the given circumstances the preferential tariff treatment may be refused without verification? बिना वेरिफिकेशन के किन केसेस में आपका प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर दिया जाएगा, ग्रांट नहीं किया जाएगा विदाउट वेरिफिकेशन? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और ये रिपीटेटिवली पूछा जाता है। अब सरकमस्टांसेस फर्स्ट, ये तीन ही कंडीशन है इसमें। द टैरिफ आइटम इज नॉट एलिजिबल फॉर प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट। जिस एचएस कोड पे आपका प्रेफरेंशियल टैरिफ ट्रीटमेंट मिलना ही नहीं है उसके लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन इशू करवा दिया। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इज नॉट कंटेंट इन द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। आइटम की प्रॉपर डिटेल्स आपके सीओओ में नहीं है। एनी अल्टरेशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज नॉट ऑथेंटिकेटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। काट छांट नहीं की जा सकती है कंट्री ऑफ ओरिजिन पे। अगर काट छांट गई है, अल्टरेशन किया गया है, वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। मतलब जहां जहां आपने करेक्शन किया है वहां आपका जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वहां का कंट्री ऑफ ओरिजिन का जिसने इशू किया है वो साइन करेगा और स्टैंप पाएगा। तो ये अगर नहीं है, अल्टरेशन हुआ है, तभी वो क्या करेगा, कमिश्नर विदाउट एनी वेरिफिकेशन उसको रिक्वेस्ट करेगा। तो ये तीनों सरकमस्टांसेस में किया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। इन सरकमस्टांस फर्स्ट एंड थर्ड बट नॉट इन सेकंड। इन ऑल द circumstances given above. In circumstances first, second and third but not in first. In circumstance first and second but not in third. So your correct answer is B, in all the circumstances given above. Question number 87. In case of procurement of goods and services by a SEZ unit by EOU, from EOU, A is to be filed by the SEZ unit. 100% EOU से माल SEZ में अंदर आ रहा है तो SEZ यूनिट क्या फाइल करेगी? शिपिंग बिल फाइल करेगी, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगी, बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करेगी, बिल ऑफ लेडिंग फाइल। अब देखिए, जब माल आता है कहीं पे तो आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, सिंपल है। तो आप तो SEZ यूनिट क्या फाइल करेगी? बिल ऑफ एंट्री। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। Under which of the following events the goods imported into India are exempted from duty for display or use? इनमें से कौन सी इवेंट के लिए कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट की हुई है फॉर डिस्प्ले और यूज? देखिए, जितने भी सर्टिफाइड जो इवेंट्स हैं
उनके लिए एटीए कार्नेट इशू होता है, और ईटीए कार्नेट में ड्यूटी नहीं लगती है। तो एग्रीकल्चरल फेयर और एग्जीबिशन, उसके लिए एटीए कार्नेट इशू हो सकता है। ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन, इसके लिए भी हो सकता है। एनी इवेंट ऑर्गेनाइज टू प्रमोट कल्चरल एक्टिविटी, उसके लिए भी हो सकता है। एंड डी ऑल ऑफ द एबव, सो योर डी ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, in case of short landing of goods loaded in a conveyance for importation in India, the person in charge of the conveyance is liable for a penalty dash dash that would have been chargeable on the goods not unloaded had such goods been imported। देखिए क्या है, जब शॉर्ट लैंडिंग का केस होता है और जहां अनलोड होना था माल और अनलोड नहीं हुआ, उस केस में जो कैरियर होता है, कन्वेयंस जो होता है, उस पे पेनल्टी लगाई जाती है, और पेनल्टी लगाई जाती है इंपोर्ट ड्यूटी का 2 टाइम्स। ए कहता है नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ ड्यूटी, बी कहता है नॉट एक्सीडिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी, सी कहता है नॉट एक्सीडिंग 1.5 टाइम्स, एंड डी कहता है नन ऑफ द एबव। सो योर करेक्ट आंसर इज नॉट एक्सीडिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 90, the drawback amount or rate determined under drawback rules 2017 shall not exceed। ड्रॉबैक का अमाउंट या रेट जो डिटरमिन होगा ड्रॉबैक रूल्स 2017 के अकॉर्डिंगली, ए कहता है 1/4 ऑफ द एफओवी वैल्यू, एफओवी वैल्यू का 1/4। बी कहता है 1/10 ऑफ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का 1/10। सी कहता है हाफ ऑफ द एफओवी वैल्यू, एफओवी वैल्यू का 50%। एंड डी कहता है 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का 1/3। तो डी इज योर करेक्ट आंसर, 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 91, safeguard measures shall unless revoked earlier or extended further ceases to have effect on expiry of। देखिए सेफगार्ड मेजर्स मतलब सेफगार्ड ड्यूटी आप मोटा मोटी समझ लीजिए, कितने सालों तक एक बार में लगाई जा सकती। तो सेफगार्ड ड्यूटी के लिए 4 इयर्स है, एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए 5 इयर्स है। ए देखिए मोर देन 10 इयर्स, बी कहता है आफ्टर 1 ईयर, सी कहता है 4 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच इम्पोजिशन, डी कहता है इनिशियल पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो सी कहता है 4 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच इम्पोजिशन इज योर करेक्ट आंसर। सेफगार्ड जो एक बार में लगाई जाती है 4 इयर्स के लगाई। क्वेश्चन नंबर 92, Deputy Director or Assistant Director of Revenue Intelligence has all the powers of Deputy Commissioner of Custom with jurisdiction exercisable to। देखिए डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को एसीडीसी की पावर्स दे दी अभी रिसेंट। अब इनका जो जुरिडिक्शन है वो होल ऑफ इंडिया कर दिया गया है, इसके लिए तो सर्कुलर किया है। तो देख लेते हैं, ये कहता है सिटी वेयर दे आर पोस्टेड, जहां वो उनकी पोस्टिंग है वहीं तक, या जोन वेयर दे आर पोस्टेड, उस जोन में जहां पोस्टिंग है, या द होल ऑफ इंडिया पूरे भारत में, या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो सी द होल ऑफ इंडिया इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, which of the following goods cannot be stored in a special warehouse licensed under section 58A of the Custom Act 1962। नीचे लिखे हुए आर्टिकल्स में से ऐसा कौन सा माल है जो स्पेशल वेयर हाउस में स्टोर नहीं किया जा सकता। ए कहता है गुड्स टू बी सप्लाइड टू ड्यूटी फ्री शॉप्स इन कस्टम एरिया, कस्टम एरिया की ड्यूटी फ्री शॉप में जो माल सप्लाई किया जाएगा वो माल। बी कहता है आर्टिकल्स ऑफ प्रेशियस मेटल्स, सी कहता है प्रेशियस मेटल्स, एंड डी कहता है सेमी प्रेशियस मेटल्स। देखिए जितने भी प्रेशियस मेटल्स हैं वो सब रखे जा सकते हैं। कस्टम एरिया में जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं उसका माल, उसकी सप्लाई भी रखी जा सकती है।
इन सब में जो नहीं रखा जा सकता है वो है सेमी प्रेशियस मेटल्स। पहले ये भी रखा जा सकता था बट उसको फिर बाहर कर दिया, उसको बाहर कर दिया उस लिस्ट से। तो सेमी प्रेशियस मेटल्स जो करेक्ट आंसर, इसमें अमेंडमेंट आया। क्वेश्चन नंबर 94, कॉमन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल कैन बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 154C में एक कॉमन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल डिक्लेयर किया हुआ है आइस बिट ऑफ द कस्टम्स। तो सेक्शन है 154C। ऑप्शन है आपके 154A, 154B, 154C, 154। तो योर करेक्ट आंसर इज सी, 154C। क्वेश्चन नंबर 95, which of the following sections of the Custom Act 1962 deals with the grant of license for custom builder? कस्टम एक्ट 1962 का कौन सा सेक्शन है जिसमें लाइसेंस आपको मिलता है कस्टम बुल्डर? सेक्शन 142, सेक्शन 150, सेक्शन 146A, सेक्शन 146। तो करेक्ट आंसर है सेक्शन 146। सेक्शन 146 में ही आपके ये रेगुलेशंस बने हुए हैं CBLR, और सेक्शन 146 के तहत ही आपको लाइसेंस मिलता है। उसी में कंपल्सन है कि बिना लाइसेंस के कोई भी कस्टम हो, कोई भी क्लियरेंस का काम नहीं कर सकता, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। 146A जो कहता है वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेशन की बात। क्वेश्चन नंबर 96, which of the following acts may be done by the owner of the warehouse goods after warehousing the same? इनमें से वेयर हाउस का में माल का ओनर क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से काम कर सकता है अपने वेयर हाउस गुड्स के संबंध। तो देखिए ये सेक्शन 64 को इन्होंने एज इट इज कॉपी कर दिया है। तो इंस्पेक्ट द गुड्स, इंस्पेक्शन कर सकता है, यस कर सकता है। सॉर्टिंग द गुड्स, सॉर्ट कर सकता है, यस कर सकता है। शो द गुड्स फॉर सेल, अपना माल बेचने के लिए किसी को दिखा सकता है, वो भी दिखा सकता है। एंड डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। सो योर करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 97, which of the following is not included in the definition of custom station under the Custom Act 1962? कस्टम स्टेशन की डेफिनेशन में क्या शामिल नहीं? तो कस्टम पोर्ट शामिल है कस्टम स्टेशन। देखिए कम्युलेटिवली इन सबको मिला जुला के जितने भी पोर्ट, एयरपोर्ट, जहां जहां कस्टम का काम होता है उन सबको मिला के को एक कॉमन नेम दे दिया कस्टम स्टेशन। तो कस्टम पोर्ट, कस्टम वेयर हाउस, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल, फॉरेन पोस्ट ऑफिस। तो कस्टम पोर्ट पे क्लियरेंस का काम होता है, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल पे होता है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस पे होता है, बट कस्टम वेयर हाउस में नहीं होता। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, कस्टम वेयर हाउस। क्वेश्चन नंबर 98, which of the following statement is correct? इनमें से क्या सही है? बिल ऑफ एंट्री मीन्स बिल ऑफ एंट्री रेफर टू इन सेक्शन 46 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बिल ऑफ एंट्री का मतलब उस बिल ऑफ एंट्री से है जो सेक्शन 46 में जिसका रेफरेंस मिलता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक कहता है मार्केट प्राइस इन रिलेशन टू गुड्स मींस द रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स। मार्केट प्राइस रिटेल प्राइस होती है, गलत। मार्केट प्राइस जो होती है वो होलसेल प्राइस होती है। ड्यूटीएबल गुड्स मींस एनी गुड्स ऑन विच ड्यूटी हैज बीन पेड। तो ड्यूटीएबल गुड्स तब तक ड्यूटीएबल गुड्स होती है जब तक उस पर ड्यूटी का पेमेंट नहीं कर दिया गया। तो ये भी इनकरेक्ट है। बिल ऑफ एक्सपोर्ट मींस ए बिल ऑफ एक्सपोर्ट रेफर टू इन सेक्शन 48 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। अब सेक्शन 48 में बिल ऑफ एक्सपोर्ट का रेफरेंस नहीं मिलता, बिल ऑफ एक्सपोर्ट का रेफरेंस मिलता है सेक्शन 50 में। तो ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा है? ए, बिल ऑफ एंट्री मींस बिल ऑफ एंट्री रेफर टू इन सेक्शन 46 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। क्वेश्चन नंबर 99, which of the following is true with regard to amendment of a shipping bill after the export goods have been exported? सेक्शन 149 का क्वेश्चन है कि माल एक्सपोर्ट हो चुका है, उसके बाद अगर आपको अमेंडमेंट करवाना है तो इनमें से इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है?
ए कहता है द अमेंडमेंट में बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच वाज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम द गुड्स वर एक्सपोर्टेड। अमेंडमेंट उन्हीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बेसिस पे किया जाएगा जो एक्सपोर्ट हुआ था उस समय अवेलेबल थे, एग्जिस्टेंस में थे। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट। एंड बी कहता है नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड, पर 149 कहता है कि अलाउड है। और कंडीशन क्या है, ये ए वाली। सी कहता है द अमेंडमेंट में बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच केम इन एग्जिस्टेंस आफ्टर द टाइम द गुड्स वर एक्सपोर्टेड। एक्सपोर्ट होने के बाद कोई दूसरी इनवॉइस बना ली, एक्सपोर्ट होने के बाद कोई और डॉक्यूमेंट बना लिया जो समय एग्जिस्टेंस में ही नहीं था जब माल एक्सपोर्ट हुआ, उसके बेसिस पे आप अमेंडमेंट नहीं क्लेम कर सकते हो, ना अमेंडमेंट आपका किया जाए। तो सी इनकरेक्ट। डी द अमेंडमेंट में बी अलाउड ऑन डिस्क्रिशन विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डिस्क्रिशनरी पावर इसमें नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए होता है। So your correct answer is A. Coming to question number 100. In Customs Act 1962, the term goods does not include। कस्टम एक्ट की गुड्स की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड नहीं है? स्टोर्स इंक्लूडेड है, वेसल्स इंक्लूडेड है, करेंसी इंक्लूडेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मान लीजिए जमीन है, आपने प्लॉट खरीदा हुआ है, क्या आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो? तो वो माल नहीं है जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो कभी भी गुड्स नहीं होती। सो योर करेक्ट आंसर इज डी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला आपका इसका पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत जल्द लेके आऊंगा। थैंक यू, तय करिए। एंड आप चाहें तो 15 नवंबर से हमारी एफ कार्ड के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और सक्सेस में अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।